एक दलित नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर जिहादियों ने चाल तो सटीक चली, लेकिन उस दलित बाला की हिम्मत ने आतंकी सोच और जिहाद के केरला कनेक्शन का भांडा फोड़ कर रख दिया। विशेष समुदाय की एक महिला ने दलित बाला को कमजोर समझने की भूल कर दी। अब इसे बहला फुसला कर अपने साथ वो केरल तो लेकर चली गई, पर इससे पहले कि वो उस मासूम पर जिहादी अपना शिकंजा कस पाते, उस समझदार और हिम्मती नाबालिग ने भागकर न केवल खुद को बचाया बल्कि कई मासूम की जो मासूम वहां पर उसके साथ होंगे, उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद होने से भी बचा ली। यह सनसनीखेज कहानी उत्तर प्रदेश के फूलपुर की है, जिसका कनेक्शन अब केरल से निकला है, जिसने हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी की सच्चाई पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हाना पुंज। आज के हमारी खास पेशकश में बात द क्राइम फाइल्स में आज करेंगे, जहां पर जाल और जिहाद के साथ साजिश बेनकाब के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं लेकर तमाम सुर्खियां। अपराध जगत की एक ऐसी हकीकत अपने देश की बेटियों के खिलाफ चल रही है और नेक्सस का पर्दाफाश कहीं ना कहीं कर दिया है। एक ऐसी सच्चाई जिसने गरीब परिवार की मासूम बेटियों को टारगेट किए जाने की साजिश को उजागर कर दिया है। इसके साथ ही सवाल छोड़ दिए हैं कि देश के भीतर किस तरह साजिश चल रही है, जिसमें देश की मासूम बेटियों को जाल में फंसाकर उन्हें आतंकी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। देश के भीतर पनपने वाले देशद्रोहियों को वो कौन लोग हैं जो हमारी बेटियों पर नजरें गड़ाए हुए हैं और मौके की तलाश में रहते हैं, ताकि उन्हें आतंकी साजिश का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी। जुर्म की हकीकत या जुर्म की ये जो हकीकत है, एक 15 साल की नाबालिग दलित लड़की के अपहरण, उसके जबरन धर्म परिवर्तन और उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश की है। इस मामले में सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के कई सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने इस साजिश का खुलासा करके 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के लिलहट गांव की एक 15 वर्षीय दलित लड़की के लिए 8 मई 2025 का दिन सामान्य सा था। वह अपने गांव में एक स्थानीय कोटेदार की शादी में शामिल होने गई थी। यह शादी समारोह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रात करीब 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी मां गुड्डी देवी परेशान हो गई। परिवार ने आसपास के घरों, रिश्तेदारों और गांव में तलाश शुरू की, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चला। घबराए हुए परिवार ने अगले कुछ हफ्तों तक इंतजार किया, उम्मीद में कि शायद वह लौट आए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 28 जून 2025 को गुड्डी देवी ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत में एक चौंकाने वाला आरोप था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को गांव की ही एक महिला दरकशा बानो ने पैसे और बेहतर जिंदगी का लालच देकर पहला फुसलाकर अपने साथ ले गई है। इस काम में दरकशा का साथ एक युवक मोहम्मद कैफ ने दिया, जिसने लड़की को मोटरसाइकिल पर प्रयागराज जंक्शन तक पहुंचाया। गुड्डी देवी ने यह भी बताया कि दरकशा ने उसकी बेटी को इस्लाम की खूबियां बताकर और पैसे का प्रलोभन देकर अपनी जाल में फंसाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। यह शिकायत इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत थी, जो बाद में एक बड़े आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करने वाली थी। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के।
पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों से पता चला कि दरकशा बानो ने शादी समारोह में मिलने के बाद पहले उससे दोस्ती की। उसने लड़की को पैसे, मोबाइल फोन और विदेश में नौकरी का लालच दिया। दरकशा ने इस्लाम की खूबियां बताकर लड़की के मन में कट्टर धार्मिक विचार भरे और उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। इसके बाद दरकशा ने अपने साथी मोहम्मद कैफ को बुलाया, जो लड़की को मोटरसाइकिल पर लेकर प्रयागराज जंक्शन पहुंचे। इस दौरान कैफ ने रास्ते में लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की, जिससे वह डर गई, लेकिन उसे चुप कराकर स्टेशन तक ले जाया गया। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा ने लड़की को ट्रेन के जरिए पहले दिल्ली ले गई। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा लड़की को लेकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में कुछ समय रुकने के बाद उसे केरल के त्रिशूर ले जाया गया। इस पूरे सफर के दौरान दरकशा लगातार एक अन्य व्यक्ति ताज मोहम्मद के संपर्क में थी। पुलिस को दरकशा के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि 8 मई से 9 मई के बीच उसने ताज मोहम्मद के साथ कम से कम 13 बार बात की, जिसमें वह अपनी लोकेशन और लड़की के बारे में जानकारी देती रही। त्रिशूर पहुंचने पर दरकशा लड़की को एक संदिग्ध हॉस्टल में लेकर पहुंची, जहां कई अन्य नाबालिग लड़कियां पहले से मौजूद थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां कुछ लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ थे, जो धार्मिक शिक्षा और जिहाद की ट्रेनिंग की बात करते थे। उसे हिजाब पहनने, नमाज पढ़ने और उर्दू फारसी सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। उसे बार बार बताया गया कि अगर वह उनका कहना मानेगी तो उसे विदेश में नौकरी और अच्छी जिंदगी मिलेगी। फूलपुर से केरल के त्रिशूर का सफर। दरकशा बानो ने लड़की को शादी समारोह में मिलने के बाद पहले उससे दोस्ती की। लड़की को पैसे, मोबाइल फोन और विदेश में नौकरी का लालच दिया। दरकशा ने इस्लाम की खूबियां बताकर नाबालिग बाला को धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। लड़की के मन में कट्टर धार्मिक विचार भरे और उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। दरकशा बानो ने नेक्सस में शामिल मोहम्मद कैफ को मौके पर बुलाया। मोहम्मद कैफ नाबालिग को बाइक पर बिठाकर प्रयागराज जंक्शन ले गया। कैफ ने रास्ते में लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की, जिससे वह घबरा गई। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा लड़की को ट्रेन के जरिए पहले दिल्ली ले गई। दिल्ली में कुछ समय रुकने के बाद उसे केरल के त्रिशूर ले जाया गया। सफर के दौरान दरकशा लगातार एक अन्य व्यक्ति ताज मोहम्मद के संपर्क में थी। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक सफर के बीच ताज मोहम्मद से 13 बार बात हुई। दरकशा ताज को अपने हर लोकेशन की जानकारी देती रही। त्रिशूर पहुंचने पर दरकशा लड़की को एक संदिग्ध हॉस्टल लेकर गई। उस हॉस्टल में कई नाबालिग लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। उसे हिजाब पहनने, नमाज पढ़ने और उर्दू फारसी सीखने के लिए मजबूर किया गया। लड़की की हिम्मत और किस्मत ने उसे खतरनाक साजिश से बचाया। करीब 1-1.5 महीने बाद 28 मई 2025 को वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उसने स्थानीय पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से अपनी मां से संपर्क किया। केरल पुलिस ने तुरंत प्रयागराज पुलिस को सूचित किया और पीड़िता को सुरक्षित वापस लाया गया। उसे प्रयागराज के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां उसकी काउंसलिंग और देखभाल हो रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की गई। उसने यह भी खुलासा किया कि हॉस्टल में कई अन्य लड़कियां थीं, जिन्हें भी इसी तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने। बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। दरक्षा बोली क्यों रो रही हो? रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई।
उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गए। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गए। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को 2 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि यह एक संगठन गिरोह का हिस्सा है जो गरीब और दलित नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता है। पुलिस ने दरकशा के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और ताज मोहम्मद की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, जो छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली और झारखंड में छापेमारी कर रही है। जांच में पता चला कि दरकशा ने पहले भी कई नाबालिग लड़कियों को इस नेटवर्क में भेजा था। उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह लड़कियों को पैसे और नौकरी का लालच देकर केरल ले जाती थी, जहां उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहाँ संभावित लोकेशंस हैं, वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि यह मामला केवल अपहरण और धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इस साजिश का मकसद नाबालिग लड़कियों को आतंकी संगठनों के लिए तैयार करना। फूलपुर की दलित बाला के सामने त्रिशूर के हॉस्टल में जो कुछ भी देखने में सामने आया, जिसका उस बहादुर बेटी ने खुलासा किया है, उसके मुताबिक उस हॉस्टल में धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। जिस मास्टरमाइंड ताज मोहम्मद का नाम सामने आया है, मूलतः वो फूलपुर का ही है, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ और केरल में सक्रिय होने की जानकारियां सामने आ चुकी हैं। अब पुलिस को ताज मोहम्मद की तलाश है, जिसके निशाने पर जाने कितने गरीब परिवार की बेटियां हैं। पीड़िता ने बताया कि त्रिशूर के हॉस्टल में उसे कट्टरता के वीडियो दिखाए गए और जिहाद की ट्रेनिंग दी गई। उसे बताया गया कि वह जिहाद में शामिल होकर एक पवित्र मिशन का हिस्सा बने। इस मामले का मास्टरमाइंड ताज मोहम्मद बताया जा रहा है, जो फूलपुर के भनेवरा गांव का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से छत्तीसगढ़ और केरल में सक्रिय है। वह फेरी का काम करता है और अपने गांव में शायद ही कभी आता है। पुलिस को शक है कि ताज इस नेटवर्क का मुख्य हैंडलर है, जो लड़कियों को आतंकी संगठनों के संपर्क में लाता है। पुलिस को यह भी संदेह है कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और अन्य देशों से जुड़े हो सकते हैं। डीआईजी अजय पाल शर्मा ने बताया कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच की जा रही है। ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना पुलिस में रिपोर्ट की गई थी, वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको के एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके, बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहाँ से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो 2 नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा कि टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफ़ी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहाँ एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था, उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए
वहाँ इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना भी किया गया, गलत हरकत की गई, जिसपे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया। इसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहाँ से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहाँ से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। जांच में सामने आया कि यह गिरोह विशेष रूप से गरीब और दलित परिवारों की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता है। इन लड़कियों को पहले दोस्ती के जरिए अपने जाल में फंसाया जाता है, फिर पैसे, मोबाइल और विदेश में नौकरी का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के रास्ते केरल ले जाया जाता है, जहां उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और जिहादी ट्रेनिंग दी जाती है। दरकशा बानो इस गिरोह की मुख्य कड़ी थी, जो गांव की लड़कियों से दोस्ती करती और उन्हें बहला फुसला कर ले जाती। मोहम्मद कैफ उसका सहयोगी था, जो लड़कियों को स्टेशन तक पहुंचाने और उनके साथ छेड़छाड़ जैसे अपराधों में शामिल थे। ताज मोहम्मद इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो केरल में लड़कियों को आतंकी संगठनों के हवाले करता है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क ने पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह फंसाया है। दरकशा ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने कई नाबालिग को इस नेटवर्क के हाथों सौंपा है। देश में चल रहा बड़ा नेक्सस गिरोह विशेष रूप से गरीब और दलित परिवारों की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता है। लड़कियों को पहले दोस्ती के जरिए अपने जाल में फंसाया जाता है, पैसे, मोबाइल और विदेश में नौकरी का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दिल्ली के रास्ते केरल ले जाया जाता है, जहां उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद धार्मिक कट्टरता और फिर जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। दरकशा बानो नेक्सस की प्रमुख किरदार, जो लड़कियों को जाल में फंसाती थी। मोहम्मद कैफ दूसरा प्रमुख किरदार, जो लड़कियों को स्टेशन तक पहुंचाता था। गिरफ्त से बाहर ताज मोहम्मद असल मास्टरमाइंड, जिसका आतंकी संगठन से है कनेक्शन। पुलिस को संदेह, पहले भी कई लड़कियों को जाल में फंसाया गया है। दरकशा ने खुलासा किया कि उसने कई नाबालिग को पहले भी पहुंचाया है। इस मामले ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक हलचल मचा दी है। दलित समुदाय के लोग इस घटना से आक्रोशित हैं और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले को दलितों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे धर्मांतरण और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी बताई है। इस घटना ने फिल्म द केरल स्टोरी की कहानी को वास्तविकता के करीब ला दिया है, जिसमें ऐसी ही साजिशों को दर्शाया गया था। इसने धार्मिक कट्टरता और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना बता रहे हैं। तो इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के खिलाफ हरकत करने वालों के लिए यह यमराज का सामना करने वाला होगा। एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से
जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे। आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यूपी एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। ताज मोहम्मद की तलाश के लिए छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड में छापेमारी की जा रही है। पुलिस को शक है कि ताज के पकड़े जाने के बाद इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां उसकी काउंसलिंग और देखभाल की जा रही है। उसने पुलिस को बताया कि वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे बचाया। उसने अन्य लड़कियों के बारे में भी जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस अन्य पीड़ितों की तलाश कर रही है। दो राय नहीं कि यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है। गरीब और दलित समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे ऐसे लालच और साजिशों से बच सकें। स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही पुलिस को ऐसी साजिशों के खिलाफ और सख्ती से काम करने की जरूरत है। यूपी एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां इस मामले में कर रही गहन जांच। ताज मोहम्मद की तलाश के लिए छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड में छापेमारी। ताज के पकड़े जाने के बाद इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में नाबालिग बाला की हो रही देखभाल। नाबालिग बाला पहले तो डरी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बच निकली। पीड़िता के मुताबिक त्रिशूर के हॉस्टल में कैद हैं कई नाबालिग बच्चियां। खुलासे ने पुलिस को झकझोरा, अन्य पीड़ितों की तलाश हुई शुरू। बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश, समाज के लिए बड़ी चेतावनी। लालच और साजिश से बचाने गरीब और दलित समाज को जागरूक करने की जरूरत। यह मामला केवल एक नाबालिग दलित बाला की हिम्मत, पुलिस की तत्परता और एक खतरनाक साजिश के खुलासे की कहानी है, जिससे पता चलता है कि समाज में छिपे हुए ऐसे खतरे हमारे बीच आज भी मौजूद हैं, जो कमजोर वर्ग को टारगेट करते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज, सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करने की जरूरत है। पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता की बहादुरी ने इस साजिश को नाकाम कर दिखाया, लेकिन ताज मोहम्मद जैसे साजिशकर्ता अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी निहायत जरूरी भी है, क्योंकि इस दलित बाला की जो भी तरीके की हिम्मत है, यह दलित बाला की तरह कई ऐसी लड़कियां हैं जो हिम्मत नहीं दिखा पाती, और इसकी वजह से देश के भीतर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ये नेक्सस अब भी सांसें ले रहे हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।